मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास गबन का भाग 36। देवी दिन ने चाय की दुकान उसी दिन से बंद कर दी थी और दिन भर उस अदालत की खाक छानता फिरता था जिसमें डकैती का मुकदमा पेश था और रमानाथ की शहादत हो रही थी। 3 दिन रमा की शहादत बराबर होती रही और तीनों दिन देवी दिन ने न कुछ खाया और न सोया। आज भी उसने घर आते ही आते कुर्ता उतार दिया और एक पंखिया लेकर झलने लगा। फागुन लग गया था और कुछ कुछ गर्मी शुरू हो गई थी, पर इतनी भी गर्मी नहीं थी कि पसीना बहे या पंखे की जरूरत हो। अफसर लोग तो जाड़ों के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन देवी दिन पसीने में तर था। उसका चेहरा, जिस पर निष्कपट बुढ़ापा हमेशा हंसता रहता था, खिसियाया हुआ था, मानो बेगार से लौटा हो। जग्गो ने लोटे में पानी लाकर रख दिया और बोली, चिल्लम रख दूं? देवी दिन की आज 3 दिन से यह खातिर हो रही थी। इसके पहले बुढ़िया कभी चिल्लम रखने को नहीं पूछती थी। देवी दिन इसका मतलब समझता था। बुढ़िया को सरहृदय नजरों से देखकर बोला, नहीं, रहने दो, चिल्लम नहीं पीऊंगा। तो मुंह हाथ तो धो लो, गर्द पड़ी हुई है। धो लूंगा, जल्दी क्या है? बुढ़िया आज का हाल जानने को उत्सुक थी, पर डर रही थी कहीं देवी दिन झुंझला न पड़े। वह उसकी थकान मिटा देना चाहती थी, जिससे देवी दिन प्रसन्न होकर आप ही आप सारा वृत्तांत कह दे। तो कुछ जलपान तो कर लो, दोपहर को भी तो कुछ नहीं खाया। मिठाई लाऊं? लाओ, पंखी मुझे दो, मैं झालती हूं। देवी दिन ने पंखिया दे दी। बुढ़िया झलने लगी। 2-3 मिनट तक आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद देवी दिन ने कहा, आज भैया की गवाही खत्म हो गई। बुढ़िया का हाथ रुक गया। बोली, तो कल से वह घर आ जाएंगे? देवी दिन ने कहा, अभी नहीं, छुट्टी अभी नहीं मिली जाती। यही बयान दीवानी में देना पड़ेगा। और अब वह यहां आने ही क्यों लगे? कोई अच्छी जगह मिल जाएगी, घोड़े पर चढ़ चढ़े घूमेंगे। मगर है बड़ा पक्का, मतलबी। 15 बेगुनाहों को फंसा दिया, 5-6 को तो फांसी हो जाएगी, औरों को 10-10, 12-12 साल की सजा मिली रखी है। इसी के बयान से मुकदमा सबूत हो गया। कोई कितनी ही जिरह करे, क्या मजाल जरा भी हिचकिचाए। अब एक भी नहीं बचेगा। किसने कर्म किया, किसने नहीं, किसका क्या हाल दैव जाने, पर मारे सब जाएंगे। घर से भी तो सरकारी रुपया खाकर भागा था। हमें बड़ा धोखा हुआ। जग्गो ने मीठे तिरस्कार से देखकर कहा, अपनी नेकी बदी अपने साथ है, मतलब ही तो संसार है, कौन किसके लिए मरता है? देवी दिन ने तीव्र स्वर में कहा, अपने मतलब के लिए जो दूसरों का गला काटे, उसको जहर दे देना भी पाप नहीं है। सहसा 2 प्राणी आकर खड़े हो गए। एक गोरा खूबसूरत लड़का था, जिसकी उम्र 15-16 साल से ज्यादा नहीं थी। दूसरा अधेड़ था और सूरत से चपरासी मालूम होता था। देवी दिन ने पूछा, किसे खोजते हो? चपरासी ने कहा, तुम्हारा ही नाम देवी दिन है ना? मैं प्रजा मित्र के दफ्तर से आया हूं। ये बाबू उन्हीं रमानाथ के भाई है जिन्हें शतरंज का इनाम मिला था, या उन्हीं की खोज में दफ्तर गए थे। संपादक जी ने तुम्हारे पास भेज दिया, तो मैं जाऊं ना अभी? यह कहता हुआ वह चला गया। देवी दिन ने गोपी को सिर से पांव तक देखा। आकृति रमा से मिलती थी। वो बोला, आओ बेटा, बैठो। कब आए घर से? गोपी ने एक खटीक की दुकान पर बैठना शान के खिलाफ समझा। वो खड़ा खड़ा बोला, आज ही तो आया हूं, भाभी भी साथ है, धर्मशाला में ठहरा हुआ हूं।
देवी दिन ने खड़े होकर कहा, तो जाकर बहू को यहाँ ले आओ ना, और ऊपर तो रमा बाबू का कमरा है ही, आराम से रहो, धर्मशाला में क्यों पड़े रहोगे? नहीं चलो, मैं भी चलता हूँ, यहाँ सब तरह का आराम है। उसने जग्गो को यह खबर सुनाई और ऊपर झाड़ू लगाने को कहकर गोपी के साथ धर्मशाला चल दिया। बुढ़िया ने तुरंत ऊपर जाकर झाड़ू लगाया, लपक कर हलवाई की दुकान से मिठाई और दही लाई, सुराही में पानी भरकर रख दिया, फिर अपना हाथ मुंह धोया, एक रंगीन साड़ी निकाली, गहने पहने और बन ठन कर बहू की राह देखने लगी। इतने में फिटन भी आ पहुंची। बुढ़िया ने जाकर जालपा को उतारा। जालपा पहले तो साफ भाजी की दुकान देखकर कुछ झिझकी, पर बुढ़िया का स्नेह स्वागत देखकर उसकी झिझक दूर हो गई। उसके साथ ऊपर गई तो हर एक चीज इसी तरह अपनी जगह पाई, मानो अपना ही घर हो। जग्गो ने लोटे में पानी रखकर कहा, इसी घर में भैया रहते थे बेटी, आज 15 रोज से घर सूना पड़ा हुआ है, हाथ मुंह धोकर दही चीनी खा लो ना। भैया का हाल तो अभी तुम्हें नहीं मालूम हुआ होगा। जालपा ने सिर हिलाकर कहा, कुछ ठीक ठीक नहीं मालूम हुआ। वह जो पत्र छपता है वहां मालूम हुआ था कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देवी दिन भी ऊपर आ गया था, बोला, गिरफ्तार तो किया था, पर अब तो वह एक मुकदमे में सरकारी गवाह हो गए हैं। प्रयागराज में अब उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा और शायद नौकरी चाकरी भी मिलेगी। जालपा ने गर्व से कहा, क्या इसी डर से वह सरकारी गवाह हो गए हैं? वहां तो उन पर कोई मामला ही नहीं है, मुकदमा क्यों चलेगा? देवी दिन ने डरते डरते कहा, कुछ रुपए पैसे का मामला था ना। जालपा ने मानो आहत होकर कहा, वह कोई बात नहीं थी। जो ही हम लोगों को मालूम हुआ कि कुछ सरकारी रकम इनसे खर्च हो गई है, उसी वक्त पहुंचा दी। यह व्यर्थ घबरा कर चले आए और फिर ऐसी चुप्पी साधी कि अपनी खबर तक नहीं दी। देवी दिन का चेहरा जगमगा उठा, मानो किसी व्यथा से आराम मिल गया हो। वो बोला, तो यह हम लोगों को क्या मालूम, बार बार समझाया कि घर पर खत पत्र भेज दो, लोग घबराते होंगे, पर मारे शर्म के लिखते ही नहीं थे। इसी धोखे में पड़े रहे कि प्रयागराज में मुकदमा चल गया होगा। जानते तो सरकारी गवाह क्यों बनते? सरकारी गवाह का आशय जालपा से छिपा नहीं था। समाज में उनकी जो निंदा और अपकीर्ति होती है, यह भी उससे छिपी नहीं थी। सरकारी गवाह क्यों बनाए जाते हैं, किस तरह प्रलोभन दिया जाता है, किस भांति वह पुलिस के पुतले बनकर अपने ही मित्रों का गला घोंटते हैं, ये उसे मालूम था। अगर कोई आदमी अपने बुरे आचरण पर लज्जित होकर भी सत्य का उद्घाटन करे, छल और कपट का आवरण हटा दे, तो वह सज्जन है। उसके साहस की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, मगर शर्त यही है कि वह अपनी गोष्ठी के साथ किए का फल भोगने को तैयार हो। हंसता खेलता फांसी पर चढ़ जाए तो वह सच्चा वीर है, लेकिन अपने प्राणों की रक्षा के लिए स्वार्थ के नीच विचार से, दंड की कठोरता से भयभीत होकर अपने साथियों से दगा करे, आस्तीन का सांप बन जाए तो वह कायर है, पतित है, बेहया है। विश्वासघात डाकुओं और समाज के शत्रुओं में भी उतना ही हेय है जितना किसी अन्य क्षण, और उसमें ऐसे प्राणी को समाज कभी क्षमा नहीं करता, कभी नहीं। जालपा इसे खूब समझती थी। यहां तो समस्या और भी जटिल हो गई थी। रमा ने दंड के भय से अपने किए हुए पापों का पर्दा नहीं खोला था। उसमें कम से कम सच्चाई तो होती, निंदा होने पर भी आंशिक सच्चाई का एक गुण तो होता। यहां तो उन पापों का पर्दा खोला गया था जिनकी हवा तक उसे नहीं लगी थी। जालपा को सहसा इसका विश्वास नहीं आया। अवश्य कोई ना कोई बात हुई होगी जिसने रमा को सरकारी गवाह बनने पर मजबूर कर दिया होगा। डरी हुई बोली,
क्या यहाँ भी कोई कोई बात हो गई थी? देवी दिन उसकी मनोव्यथा का अनुभव करता हुआ बोला, कोई बात नहीं, यहाँ वो मेरे साथ ही प्रयागराज से आए। जब से आए यहाँ से कहीं गए नहीं, बाहर निकलते ही नहीं थे। बस एक दिन निकले और उसी दिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक दिन सिपाही को आते देखकर डरे कि मुझी को पकड़ने आ रहे हैं और भाग खड़े हुए। उस सिपाही को खटका हुआ, उसने सुबह में गिरफ्तार कर लिया। मैं भी इनके पीछे थाने में पहुंचा। दारोगा पहले तो रिश्वत मांग रहे थे, मगर जब मैं घर से रुपए लेकर गया तो वहां और ही गुल खिला चुका था। अफसरों में न जाने क्या बातचीत हुई, उन्हें सरकारी गवाह बन लिया। मुझसे तो भैया ने कहा कि इस मामले में बिल्कुल झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, पुलिस का मुकदमा सच्चा है, सच्ची बात कह देने में क्या हर्ज है। मैं चुप हो गया, क्या करता। जग्गो ने कहा, न जाने सबों ने कौन सी जड़ी बूटी सुंघा दी है। भैया तो ऐसे नहीं थे, दिन भर अम्मा अम्मा करते रहते थे। दुकान पर सभी तरह के लोग आते हैं, मर्द भी औरत भी। क्या मजाल कि किसी की ओर आंख उठाकर भी देखा हो। देवी दिन ने कहा, कोई बुराई नहीं थी, मैंने तो ऐसा लड़का ही नहीं देखा। उसी धोखे में आ गया। जालपा ने 1 मिनट सोचने के बाद कहा, क्या उनका बयान हो गया? हाँ, 3 दिन बराबर होता रहा, आज ही खत्म हो गया। जालपा ने उद्विग्न होकर कहा, तो अब कुछ नहीं हो सकता? मैं उनसे मिल सकती हूँ? देवी दिन जालपा के इस प्रश्न पर मुस्कुरा पड़ा, बोला, हाँ और क्या, जिसमें जाकर भंडा गोड़ कर दो, सारा खेल बिगाड़ दो। पुलिस ऐसी गधी नहीं है, आजकल कोई भी उनसे नहीं मिलने पाता, कड़ा पहरा रहता है। इस प्रश्न पर इस समय और कोई बातचीत न हो सकती थी। इस गुत्थी को सुलझाना आसान नहीं था। जालपा ने गोपी को बुलाया। वह छज्जे पर खड़ा सड़क का तमाशा देख रहा था। ऐसा शर्मा रहा था मानो ससुराल आया हो। धीरे धीरे आकर खड़ा हो गया। जालपा ने कहा, मुंह हाथ धोकर कुछ खा तो लो, दही तो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। गोपी लजाकर कुछ बाहर चला गया। देवी दिन ने मुस्कुरा कर कहा, हमारे सामने नहीं खाएंगे, हम दोनों चले जाते हैं। तुम्हें जिस चीज की जरूरत हो हमसे कह देना बहूजी, तुम्हारा ही घर है। भैया को तो हम अपना ही समझते थे, और हमारे कौन बैठा हुआ है। जग्गो ने गर्व से कहा, वह तो मेरे हाथ का बनाया खा लेते थे। जालपा ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हें भोजन नहीं बनाना पड़ेगा माँ जी, मैं बना दिया करूंगी। जग्गो ने आपत्ति की, हमारी बिरादरी में दूसरों के हाथ का खाना मना है बहू। अब 4 दिन के लिए बिरादरी में नक्की क्या बनूं? जालपा बोली, हमारी बिरादरी में भी तो दूसरों का खाना मना है। जग्गो बोली, यहाँ तुम्हें कौन देखने आता है? फिर पढ़े लिखे आदमी इन बातों का विचार भी तो नहीं करते। हमारी बिरादरी तो मूर्ख लोगों की है। जालपा ने जवाब दिया, ये तो अच्छा नहीं लगता कि तुम बनाओ और मैं खाऊं। जिसे बहू बनाया उसके हाथ का तो खाना पड़ेगा। नहीं खाना था तो बहू क्यों बनाया? देवी दिन ने जग्गो की ओर प्रशंसा सूचक नजरों से देखकर कहा, बहू ने बात पते की कह दी, इसका जवाब सोच कर देना। अभी चलो, इन लोगों को जरा आराम करने दो। दोनों नीचे चले गए तो गोपी ने आकर कहा, भैया इसी खटीक के यहाँ रहते थे क्या? खटीक ही तो मालूम होते हैं। जालपा ने फटकार कर कहा, खटीक हो या चमार हो, लेकिन हमसे और तुमसे 100 गुने अच्छे हैं। एक परदेसी आदमी को 6 महीने तक अपने घर में ठहराया, खिलाया पिलाया। हम में है इतनी हिम्मत? यहाँ तो कोई मेहमान आ जाता है तो वो भी भारी हो जाता है। अगर यह नीचे है
तो हम इनसे भी कहीं नीचे हैं। गोपी मुंह हाथ धो चुका था। मिठाई खाता हुआ बोला, किसी को ठहरा लेने से कोई ऊंचा तो नहीं हो जाता। चमार कितना ही दान पुण्य करे, पर रहेगा तो चमार ही। जालपा बोली, मैं उस चमार को उस पंडित से कहीं ज्यादा अच्छा समझूंगी, जो हमेशा दूसरों का धन खाया करता है। जलपान करके गोपी नीचे चला गया। शहर घूमने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जालपा की इच्छा कुछ खाने की नहीं हुई। उसके सामने एक जटिल समस्या खड़ी थी। रमा को कैसे इस दलदल से निकाले। उस निंदा और उपहास की कल्पना ही से उसका अभिमान आहत हो उठता था। हमेशा के लिए वह सबकी आंखों से फिर जाएंगे, किसी को मुंह न दिखा सकेंगे। फिर बेगुनाहों का खून किसकी गर्दन पर होगा। अभियुक्तों में न जाने कौन अपराधी है, कौन निरपराध है, कितने द्वेष के शिकार है, कितने लोभ है, सभी सजा पा जाएंगे। शायद 2-4 को फांसी भी हो जाए। किस पर यह हत्या पड़ेगी? उसने फिर सोचा, माना किसी पर हत्या ना पड़ेगी, कौन जानता है हत्या पड़ती भी है या नहीं। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए यह कितनी बड़ी नीचता है। यह कैसे इस बात पर राजी हो गए? अगर म्युनिसिपैलिटी के मुकदमा चलाने का भय भी था तो 2-4 साल तक की कैद के सिवा और क्या होता। उससे बचने के लिए इतनी घोर नीचता पर उतर आए। अब अगर मालूम भी हो जाए कि म्युनिसिपैलिटी कुछ नहीं कर सकती, तो अब हो ही क्या सकता है। इनकी शहादत तो हो ही गई। सहसा एक बात किसी भारी कील की तरह उसके हृदय में चुभ गई। क्यों ना ये अपना बयान बदल दे। उन्हें मालूम हो जाए कि म्युनिसिपैलिटी उनका कुछ नहीं कर सकती, तो शायद वह खुद ही अपना बयान बदल दें। यह बात उन्हें कैसे बताई जाए? किसी तरह संभव है। वह अधीर होकर नीचे उतर आई और देवी दिन को इशारे से बुलाकर बोली, क्यों दादा, उनके पास कोई खत भी नहीं पहुंच सकता? पहरे वालों को 10-5 रुपए देने से तो शायद खत पहुंच भी जाए। देवी दिन ने गर्दन हिलाकर कहा, मुश्किल है, पहरे पर बड़े जचे हुए आदमी रखे गए हैं। मैं 2 बार गया था, सबों ने फाटक के सामने खड़ा भी न होने दिया। उस बंगले के आसपास क्या है? एक और तो दूसरा बंगला है, एक और एक कलमी आम का बाग है और सामने सड़क है। हाँ, शाम को घूमने घामने तो निकलते ही होंगे। हाँ, बाहर दरसी डालकर बैठते हैं। पुलिस के 2-1 अफसर भी साथ में रहते हैं। अगर कोई उस बाग में छिपकर बैठे तो कैसा हो? अब उन्हें अकेले देखें, खत फेंक दे, वह जरूर उठा लेंगे। देवी दिन ने चकित होकर कहा, हाँ हो तो सकता है, लेकिन अकेले मिले तब तो। जरा और अंधेरा हुआ तो जालपा ने देवी दिन को साथ लिया और रमानाथ का बंगला देखने चली। एक पत्र लिखकर जेब में रख लिया था। बार बार देवी दिन से पूछती, अब कितनी दूर है? अच्छा, अभी इतनी ही दूर। और वहां हाथे में रोशनी तो होगी। उसके दिल में लहरें सी उठने लगी। रमा अकेले टहलते हुए मिल जाए तो क्या पूछना। रुमाल में बांधकर खत को उनके सामने फेंक दूं तो उनकी सूरत बदल गई होगी। सहसा उसे शंका हो गई कि कहीं वह पत्र पढ़कर भी अपना बयान न बदले, तब क्या होगा। कौन जाने अब मेरी याद भी उन्हें है या नहीं। कहीं मुझे देखकर वह मुंह उधर कर ले तो। इस शंका से वह सहम उठी। देवी दिन से वो बोली, क्यों दादा, वह कभी घर की चर्चा करते थे? देवी दिन ने सिर हिलाकर कहा, कभी नहीं, मुझसे तो कभी नहीं की। हाँ, उदास बहुत रहते थे। इन शब्दों ने जालपा की शंका को और भी सजीव कर दिया। शहर की घनी बस्ती से ये लोग दूर निकल आए थे। चारों ओर सन्नाटा था।
दिन भर वेग से चलने के बाद इस समय पवन भी विश्राम कर रहा था। सड़क के किनारे के वृक्ष और मैदान चंद्रमा के मंद प्रकाश में हतोत्साह निर्जीव से मालूम होते थे। जालपा को ऐसा आभास होने लगा कि उसके प्रयास का कोई फल ही नहीं है, उसकी यात्रा का कोई लक्ष्य नहीं है। इस अनंत मार्ग में उसकी दशा उस अनाथ जैसी है जो मुट्ठी भर अकई के लिए द्वार द्वार फिरता हो। वह जानता है अगले द्वार पर उसे अकई न मिलेगा, गालियां ही मिलेगी। फिर भी वह हाथ फैलाता है, बढ़ती मनाता है। उसे आशा का अवलंब नहीं, निराशा ही का अवलंब है। एकाएक सड़क के दाहिनी तरफ बिजली का प्रकाश दिखाई दिया। देवी दिन ने एक बंगले की ओर उंगली उठाकर कहा, यही उनका बंगला है। जालपा ने डरते डरते उधर देखा, मगर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। कोई आदमी नहीं था। फाटक पर ताला पड़ा हुआ था। जालपा बोली, यहां तो कोई नहीं है। देवी दिन ने फाटक से अंदर झांक कर कहा, हाँ, शायद ये बंगला छोड़ दिया। कहीं घूमने गए होंगे। घूमने जाते तो द्वार पर पहरा होता। यह बंगला छोड़ दिया तो लौट चले? नहीं, जरा पता लगाना चाहिए कि गए कहां। बंगले की दाहिनी तरफ आमों के बाग में प्रकाश दिखाई दिया। शायद खटीक बाग की रखवाली कर रहा था। देवी दिन ने बाग में आकर पुकारा, कौन है यहां? किसने यह बाग लिया है? एक आदमी आमों के झुरमुट से निकल आया। देवी दिन ने उसे पहचान कर कहा, अरे तुम हो जंगली, तुमने ये बाग लिया है? जंगली ठिगना सा गठीला सा आदमी था। वो बोला, हाँ दादा, ले लिया, पर कुछ है नहीं, दंड ही भरना पड़ेगा। तुम यहां कैसे आ गए? कुछ नहीं, यूं ही चला आया था। इस बंगले वाले आदमी कहाँ गए? जंगली ने इधर उधर देखकर कनबत्तियों में कहा, इसमें वही मुखबर टिका हुआ था। आज सब चले गए। सुनते हैं 15-20 दिन में आएंगे, जब फिर हाईकोर्ट में मुकदमा पेश होगा। पढ़े लिखे आदमी भी ऐसे दगाबाज होते हैं दादा। सरासर झूठी गवाही दी। न जाने इसके बाल बच्चे हैं या नहीं, भगवान को भी नहीं डरा। जालपा वहीं खड़ी थी। देवी दिन ने जंगली को और जहर उगलने का अवसर नहीं दिया। वो बोला, तो 15-20 दिन में आएंगे, खूब मालूम है। जंगली बोला, हाँ, वही पहरे वाले कह रहे थे। कुछ मालूम हुआ? कहाँ गए हैं? वही मौका देखने गए हैं जहां वारदात हुई थी। देवी दिन चिलम पीने लगा और जालपा सड़क पर आकर टहलने लगी। रमा की यह निंदा सुनकर उसका हृदय टुकड़े टुकड़े हुआ जाता था। उसे रमा पर क्रोध नहीं आया, ग्लानि नहीं आई। उसे हाथों का सहारा देकर इस दलदल से निकालने के लिए उसका मन विकल हो उठा। रमा चाहे उसे दुत्कार ही क्यों न दे, उसे ठुकरा ही क्यों न दे, वह उसे अपयश के अंधेरे खड्डे में न फिरने देगी। जब दोनों यहां से चले तो जालपा ने पूछा, इस आदमी से कह दिया ना कि जब वह आ जाए तो हमें खबर दे दे? हाँ, कह दिया।